रतन अपने 2 मंजिला ऑफिस के ऊपरी हिस्से में स्थित अपने वातानुकूलित केबिन में उदास बैठा हुआ शीशे की दीवार से उस पार अपनी डबडबाई आंखों से सड़क पर आते जाते लोगों को चुपचाप देख रहा था और सोच रहा था कि किस तरह उसके प्यारे दादाजी, जो उसे कितना प्यार करते थे, उन्होंने ही कहा कि वह अपना मुंह उन्हें कभी न दिखाए। माँ भी रोते रोते अपने परवरिश के लिए स्वयं को कोस रही थी और पिताजी वह तो हमेशा से ही उससे खार खाए रहते हैं। उन्होंने उसे घर से निकल जाने को कहा था। केवल छोटी बहन ही बिना कुछ कहे रो रही थी, इसलिए वह बहुत ही अधिक दुखी था। आज कुछ काम भी करने को हाथ नहीं उठ रहे थे। उसने केबिन के बाहर बैठे चपरासी को यह कह दिया था कि वह एक ज़रूरी परियोजना कार्य की रूपरेखा बना रहा है और इसके लिए उसे एकांत की आवश्यकता है, जिससे वह शांत दिमाग से काम कर सके। जब तक अति आवश्यक कार्य न हो, उसकी अनुमति के बिना कोई भी उसे परेशान नहीं करेगा। उसने यह झूठ इसलिए कहा था कि कोई आकर उसके चेहरे को देखकर उसके चेहरे पर छलक रहे दुख को ना जान जाए। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसकी काली करतूत को सब कोई जान गए हैं और वह किसी से नज़र नहीं मिला सकता। वह बैठे बैठे यह सोच रहा था कि यह सब तो उसी का ही किया धरा है। उसी ने ही तो इतनी बड़ी गलती की थी जिसे उसने छुपा कर रखा था, किसी को भी नहीं बताया था। आज नाश्ता खाने के दौरान बातों बातों में अपने दादाजी को वह अपना राज बता दिया, जिसे सुनकर घर में तांडव मच गया और फिर किसी ने भी नाश्ता नहीं किया। खाना अधूरा छोड़कर हर कोई उसे कई सारी बातें सुनाता चला गया। दादाजी ने तो उसे या दुनिया का सबसे बड़ा पापी तक कह डाला। उसकी छोटी बहन भी रोते हुए और विश्वास भरी नज़रों से उसे देख रही थी कि उसके भैया ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। माँ रोते हुए उसे कोस रही थी कि ऐसी औलाद से बेऔलाद होना अच्छा है। तुझे जन्म देते समय मैं मर गई होती तो अच्छा होता। तेरा यह घिनौना चेहरा तो मुझे देखना नहीं पड़ता। उसके पिताजी ने तो उसे 2 दिन के अंदर अपना सामान लेकर घर से बाहर निकल जाने के लिए कह दिया और कहा कि वह अब उनके लिए मर चुका है। रतन, जिसकी आयु 28 वर्ष की थी, आज अपने हाथों किए गए इतने बड़े गुनाह को सोचकर बहुत दुखी हो रहा था और सोच रहा था कि उसने अनजाने में इतना बड़ा गुनाह कैसे कर लिया। यही सब सोचते सोचते ही वह अपने बीते दिनों के ख्यालों में खो गया। रतन के पिताजी एक विद्युत विभाग में कार्यरत थे। वहाँ वे एक क्लर्क की नौकरी करते थे। आमदनी अच्छी खासी थी, ऊपरी कमाई भी बहुत हो जाती थी, पर उनके पीने की आदत के कारण घर में सभी बहुत ही दुखी रहते थे। शराब के नशे में घर आकर वे बेवजह चिल्लाया करते थे। कभी कभी तो रतन की माँ पर हाथ भी उठा देते। कई बार तो उसके पिताजी के दोस्त उन्हें बेहोशी की हालत में उठाकर घर लाते। अपनी तनख्वाह के पैसे भी आधी देते थे। कोई कोई महीने तो वह पैसे ही नहीं देते, जिसके कारण घर का खर्च बहुत ही मुश्किल से चलता। उस पर रतन और उसकी बहन की पढ़ाई का खर्च भी था। बूढ़े दादाजी की दवाइयाँ के भी खर्चे थे। दादी माँ का कुछ समय पहले ही देहांत हो गया था। रतन के दादाजी एक सरकारी स्कूल में हेडमास्टर के पद पर थे, जो अब सेवानिवृत्त हो चुके थे। दादाजी के पेंशन के पैसों से ही घर का खर्च जैसे तैसे चलता था। रतन और उसकी बहन दिव्या पढ़ने में बहुत अच्छे थे। दादाजी दोनों की हर ज़रूरत को ध्यान रखते थे, पर रतन को वह उसकी बहन से भी अधिक प्यार करते थे, जिस कारण रतन थोड़ा ज़िद्दी और बिगड़ैल हो गया था। पर पढ़ाई में तेज होने के कारण उसकी गलतियों को दादाजी माफ़ कर देते थे। उसकी माँ जब गुस्सा करती तो दादाजी कहते कि बच्चा अभी बदमाशी नहीं करेगा तो कब करेगा। हम तो जब छोटे थे इससे भी अधिक शैतानी किया करते थे। आजकल के बच्चे तो केवल दिन भर पढ़ाई में ही लगे रहते हैं और थोड़ा समय अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर लेते हैं, तो क्या हर्ज है। माँ उनके इस तर्क पर चुप हो जाया करती थी। रतन कभी कभी अपने दादाजी या माँ से लड़ झगड़ कर पैसे लेकर जाता और अपने दोस्तों के साथ 1-2 दिन के लिए कहीं बाहर जाकर मौज मस्ती करने चला जाता था। उसके जो भी 2-4 दोस्त हैं वे बहुत ही धनी परिवार के लड़के थे। कभी किसी काम से अगर अपने पिताजी से पैसे मांगने जाता तो दोनों में उस दिन बहुत ही झगड़ा होता। दोनों बाप बेटे की कभी न पटती थी। रतन अपने पिताजी के पीने की आदत से बहुत परेशान था। उसे अपने पिताजी के शराब पीने की आदत के कारण बहुत ही शर्म आती थी। गाहे बगाहे दोनों के बीच झगड़ा होता ही रहता था। रतन B.Com अंतिम वर्ष का विद्यार्थी था। एक बार तो हद हो गई। उसके कॉलेज में सेमिनार होने वाला था, जिसमें उसे एक परियोजना कार्य बनाकर
उसकी प्रस्तुति करनी थी। इस सेमिनार में अन्य कई कॉलेजों की प्रिंसिपल और सेमिनार में भाग लेने वाले विद्यार्थी शामिल होने वाले थे, जो अपने अपने परियोजना कार्य के साथ प्रस्तुति देने वाले थे। रतन को उसके लिए कुछ पैसों की आवश्यकता थी। जब वह अपने पिताजी से बात करता है कि उसे सेमिनार में भाग लेने के लिए परियोजना कार्य बनाना है और उसके लिए पैसे चाहिए, तो उसके पिताजी ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया और कहा कि बेकार की चीज़ों के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। यहाँ तक कि उसके ऊपर हाथ भी उठा दिया। उस दिन रतन बहुत रोया था। माँ और दादाजी ने उसे बहुत समझाया कि इस तरह छोटी छोटी बातों से हार नहीं माननी चाहिए। दादाजी ने ही पैसे देकर मदद की। कुछ दिन बाद ही उसे पता चला कि वह पैसे दादाजी अपनी दवाई के लिए रखे हुए थे। सेमिनार में रतन के प्रोजेक्ट की बहुत तारीफ हुई। उसे द्वितीय पुरस्कार मिला। पुरस्कार के रूप में उनसे 5,000 की राशि भी मिली। उसने अपने विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया था, इसलिए अखबार में भी उसकी बड़ी बड़ी तस्वीरें छपी थी। वह एक बड़ा सा कप जिसके ऊपर क्रिस्टल बॉल लगा हुआ था, फूलों का गुलदस्ता और प्रतियोगिता में मिले हुए 5,000 रुपये लेकर अपने दोस्तों के साथ जब घर पहुंचता है, यह देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हो जाता है कि दरवाजे पर उसके दादाजी, उसकी बहन और माँ सब उसका इंतज़ार करते हुए खड़े हैं। उसकी माँ के हाथों में आरती की थाली थी। उन्होंने अपने बेटे की आरती उतार कर तिलक लगाया और उसको ढेर सारा आशीर्वाद दिया। रतन के लिए सबसे बड़ी खुशी और आश्चर्य की बात यह थी कि उसके पिताजी ने अपने हाथों से उसे अपने द्वारा लाई हुई मिठाई के डिब्बों से मिठाई खिलाई और उसके दोस्तों को भी मिठाई खिलाया। रतन भी सबके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और अपनी बहन को ढेर सारा प्यार दिया। दादाजी तो उसे अपने बाहों में जकड़ लेते हैं और उसके मुंह में चुंबनों की बौछार लगा देते हैं और कहते हैं कि आज तुमने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। रतन की माँ ने उसके दोस्तों को अपने हाथों से बना हुआ रतन की पसंद का समोसा और मिठाई खिलाकर विदा किया। रतन अपने मिले हुए सभी उपहारों को अपने दादाजी के कमरे में सजा देता है और वह उन 5,000 रुपयों को अपनी अलमारी में रख देता है और यह सोचता है कि इन पैसों से वह अपनी माँ, बहन और दादाजी के लिए कुछ अच्छा सा सामान खरीद कर उन्हें उपहार में देगा तथा दादाजी के लिए भी उनकी दवाइयाँ खरीद कर ले आएगा, क्योंकि दादाजी ने अपने दवाइयों के पैसे ही उसकी परियोजना कार्य को बनाने के लिए दिए थे। कुछ देर आराम करने के बाद माँ के बुलाने पर जब वह खाना खाने के लिए जाता है तो वह देखता है कि पिताजी वहाँ नहीं थे। माँ के पूछने पर वह कहती है कि उन्होंने अभी खाना खाने से मना कर दिया है, इसलिए तुम लोग खाना खा लो। अगले दिन जब वह सवेरे नाश्ता करने के बाद अपने कमरे में अलमारी खोलता है और सोचता है कि लिफाफे के उन पैसों से वह जाकर दादाजी की दवाई और माँ और बहन के लिए कुछ गिफ्ट ले आए, लेकिन उसे वह पैसों से भरा हुआ लिफाफा नहीं मिलता। पूरी अलमारी के कोने कोने में छान लेता है, लेकिन कहीं भी उसे वह लिफाफा नहीं मिलता है। वह जाकर अपनी माँ से पूछता है कि माँ, क्या आपने मेरे कमरे में अलमारी से पैसे निकाले थे? तब माँ कहती है कि बेटा, तेरे कमरे में अभी तक तो मैं गई ही नहीं, फिर मैं कैसे ले सकती हूँ? और फिर वह तो तेरे अपने पैसे हैं, वहीं कहीं कपड़ों के नीचे दबा होगा, जा ठीक से ढूंढ ले। तब रतन कहता है कि माँ, मैंने कपड़े निकाल कर देख लिए हैं, लेकिन कहीं भी वो लिफाफा नहीं है। तब उसके कमरे में जाकर उसकी अलमारी में माँ ने भी पैसों से भरे लिफाफे को तलाश किया, लेकिन कहीं भी नहीं मिला। तभी उसके पिताजी अपने शर्ट के बटन लगाते हुए वहाँ आकर कहते हैं कि वह पैसे मैंने निकाले हैं। रतन स्तब्ध रह जाता है और गुस्से में कहता है, आप ऐसे क्यों ले लिए पैसे? वह तो मेरे पैसे थे। क्यों नहीं लूँगा? जब तू मेरे पैसे से खाता है, पीता है, पहनता है, तो क्या मैं तेरे पैसे नहीं ले सकता? मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने ले ली। अब मुझे समझ में आया कि मेरे ऊपर आपका कैसे इतना प्यार उमड़ रहा था और क्यों आपने अपने हाथों से मुझे मिठाई खिलाई, क्योंकि आपको किसी तरह पता चल गया था कि मुझे 5,000 रुपये मिले हैं और आपकी नज़र मेरे पैसों पर थी। इसलिए कल रात को खाना न खाने का बहाना बनाया और चुपचाप मेरे कमरे से पैसे निकाल लिए। मुझे चोर कहता है, बदतमीज। यह कहते हुए वह उसे मारने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन दादाजी और माँ के बीच बचाव से वह रुक गए और नाश्ता किए बगैर अपनी बाइक निकाल कर ऑफिस को निकल गए। घर का माहौल पूरी तरह तनाव और दुख से भर गया। दादाजी अपने बेटे को कोसने लगे कि कैसा नालायक बाप है जो अपने बेटे के पैसों को शराब पीने के लिए उड़ा ले गया। रतन चुपचाप अपने कमरे में मुंह में चादर ओढ़े दुखी होकर सोच रहा था कि पिताजी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया।
वह तो सोच रहा था कि अपनी माँ, बहन और दादाजी के लिए उन पैसों से कुछ लेकर आएगा और साथ ही पिताजी के लिए भी कुछ लेकर आएगा, पर पिताजी ने थोड़ा सा भी नहीं सोचा कि यह मेरे बेटे के उपहार के पैसे हैं, लेकिन उन्हें तो अपनी शराब पीने के सामने कुछ भी नहीं दिखता। यही सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी अचानक माँ ने दरवाजे पर दस्तक दी और उसे खाने के लिए बुलाया। उसने वहीं लेटे लेटे भारी मन से कहा कि मुझे भूख नहीं है माँ, आप लोग खा लो। पर क्या माँ का दिल मानेगा? उसने अपने बेटे से कहा, बेटा आज तेरे दादाजी भी तेरा इंतज़ार कर रहे हैं, तेरी बहन भी तेरा इंतज़ार कर रही है। अगर तुम खाना नहीं खाएगा तो हम सब भी खाना नहीं खाएंगे। अंत में रतन मन मार कर अपने आंसुओं को पोंछ कर अपने आप को संयत करके दरवाज़ा खोल कर खाना खाने बाहर आता है। सब कोई चुपचाप खाना खाते हैं। खाना खाने के उपरांत दादाजी उसे प्यार से समझाते हैं कि अपने पिताजी के लिए अपना मन दुखी क्यों करता है, भूल जा इस बात को, पढ़ाई पर ध्यान दे। कुछ दिनों में तेरा इम्तिहान होने वाला है, क्यों दुखी होता है? अपना ध्यान पढ़ाई में लगा। तूने मुझसे वादा किया था कि तू इस बार के इम्तिहान में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान लेकर आएगा। रतन की बहन दिव्या उससे कहती है कि भैया आप क्यों परेशान हो रहे हो, आप पिताजी की बातों को ध्यान ना दो, उनकी तो आदत हो गई है हर रोज़ घर में हंगामा करने की और पी कर आने की। आप इन सब बातों को सोचकर क्यों अपने आप को दुखी करते हो? आप माँ को देखो, दादाजी को देखो, दोनों को देखकर ही आप अपने मन में हिम्मत रखो और अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। इन सब बातों पर ध्यान मत दो। आगे और भी कई प्रतियोगिताएं होंगी जिसमें आप उपहार लेकर आएंगे। रतन अपनी बहन के सर पर हाथ फेरते हुए कहता है कि वाह मेरी बहन तो बहुत बड़ी हो गई है, बड़े बूढ़ों जैसी बातें करती है। ठीक है दादी अम्मा, आज से मैं तेरी हर बात का पालन करूँगा और अपना ध्यान पढ़ाई में लगाऊंगा। दादाजी से किया हुआ वादा भी पूरा करूँगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर सब हंसने लगते हैं। रतन के बीकॉम की परीक्षा में अभी 2 महीने बाकी थे। वह जी जान से अपनी पढ़ाई में जुट गया। उसने पहले से ही मन बना रखा था कि बीकॉम करने के बाद वह एमबीए करेगा, इसलिए वह हमेशा यह चेक करता रहता था कि एमबीए की प्रवेश परीक्षाएं कब होनी है। उसने बातों बातों में एक बार अपनी माँ और दादाजी से भी कहा था कि वह बीकॉम करने के बाद एमबीए करेगा, किंतु दादाजी और माँ ने सोचा था कि ऐसे ही कह रहा है। उन्होंने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया था। कुछ ही दिन बाद एमबीए की प्रवेश परीक्षा में आवेदन करने की तिथि जारी हो गई। उसने अपने दादाजी और माँ से जाकर एमबीए की प्रवेश परीक्षा में भाग लेने की बात कही और यह भी कहा कि प्रवेश परीक्षा के लिए फीस भरनी है। माँ और दादाजी उसकी बीकॉम परीक्षा नज़दीक होने के कारण उसे कुछ नहीं कहे, लेकिन दोनों ही चिंतित हो जाते हैं। माँ ने कुछ पैसे बचा कर रखे थे, वही पैसे उन्होंने उसे प्रवेश परीक्षा की फीस भरने के लिए दे दिया। रतन एमबीए प्रवेश परीक्षा का आवेदन भरकर खुशी खुशी अपने बीकॉम की परीक्षा की तैयारी में जुट गया। इस तरह कुछ दिन बाद उसकी परीक्षाएं भी आरंभ हो गई और नतीजा भी निकल गया। पूरे प्रदेश में उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। पूरे घर में खुशी का माहौल था। चारों ओर से हर तरफ से लोग उसे बधाई दे रहे थे। केवल एक ही व्यक्ति उसे न तो बधाई दिया और न ही उसके प्रथम आने से उसे कोई खुशी जाहिर की। वह और कोई नहीं, उसके पिताजी थे। केवल खुश और चिंतित थे तो उसकी माँ और दादाजी, पर रतन के सामने अपनी चिंता को जाहिर करने नहीं दिया। वे सोच रहे थे कि रतन तो एमबीए करने की सोच रहा था और उसके लिए बहुत पैसे की आवश्यकता है। यह बहुत ही महंगी पढ़ाई है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? कभी कभी दोनों रतन के गैर हाजिरी में आपस में बातें भी करा करते थे कि रतन तो बहुत जिद्दी है, वो जो करना चाहता है वह करेगा और वह प्रवेश परीक्षा में भी बहुत अच्छा नंबर लाकर पास होगा। पर उसकी पढ़ाई के लिए इतने पैसे कहाँ से आएंगे? हम क्या करेंगे? उसके पिताजी को अपनी शराब के अलावा किसी भी चीज़ की चिंता नहीं थी। हम उसका भविष्य कैसे संभालेंगे? कहाँ से आएंगे इतने पैसे? यही सोचकर दोनों बहुत ही दुखी हो जाया करते थे। दादाजी ने यहाँ तक भी सोच रखा था कि जिस तरह भी हो सके अपने पोते का सपना साकार करेंगे
और इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। यही उन्होंने मन ही मन सोच रखा था। कुछ दिन बाद वही हुआ जिसका उन्होंने सोचा था। रतन अपनी पूरी मेहनत से MBA की प्रवेश परीक्षा में 8वां स्थान प्राप्त कर लिया। फिर से उसके नाम के चर्चे होने लगे। अब तो माँ और दादाजी के पास भी उसे मना करने के लिए कोई बहाना न था। अब दोनों ने ठान लिया कि किसी तरह से उसके सपनों को पूरा करेंगे। रतन की छोटी बहन दिव्या भी हमेशा सोचती कि भैया के MBA करने की इच्छा को दादाजी कैसे पूरा करेंगे, वह कहाँ से लाएंगे इतना पैसे। रतन जानता था कि MBA की पढ़ाई के लिए बहुत पैसे चाहिए और वह घर की हालत के बारे में भी जानता था। फिर भी उसने अपने पिताजी से बात करने का मन बना लिया और अपने पिताजी के पास जाकर कहता है कि उसे MBA की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, उसकी फ़ीस जमा करने के लिए। तब उसके पिताजी फ़ीस के इतने सारे पैसे लगने की बात सुनकर बहुत ही गुस्से से कहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है MBA की पढ़ाई में इतने पैसे बर्बाद करने के लिए। मेरे पास फालतू के पैसे नहीं है जो मैं तुझे दूँ। कहीं जाकर कोई छोटी मोटी नौकरी कर ले या किसी ऑफिस में क्लर्क बन जा। मैनेजर बनने का सपना छोड़ दे, बड़ा आया मैनेजर बनने वाला। तब वह दुखी मन से अपने दादाजी के पास आकर बैठ जाता है तो दादाजी उसे समझाते हैं कि तू अपने पिताजी को जानता है, तुझे भी मालूम है कि वह तुझे एक पैसा नहीं देगा, फिर क्यों उसके पास पैसे की बात करने के लिए गया था। जब तक मैं हूँ तेरे सपने को पूरा होने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। तू क्यों चिंता करता है, मेरे PF के पैसे कब काम आएंगे। जब मेरे बच्चों के ज़रूरत के समय वे पैसे काम में नहीं आएंगे तो उस पैसे का क्या मतलब है। मैं तेरे पिताजी के स्वभाव को जानकर ही उन पैसों को अभी तक नहीं निकलवाया था कि कभी ज़रूरत हो तो निकलवा लूँगा। वैसे भी क्या उन पैसों को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा ऊपर, इसलिए मैंने सोच लिया मैं अपने PF के पैसे तुड़वा कर तेरी पढ़ाई पूरी कराऊंगा। और फिर मैंने तो PF के पैसे निकलवाने के लिए आवेदन भी कर चुका हूँ। फिर तुझे भी तो मालूम है कि आजकल तो बैंक से भी उच्च शिक्षा के लिए लोन भी मिलते हैं। तू भी इसके लिए बैंक में जाकर लोन लेने की बात कर ले, पर इन सब चीज़ों में बहुत समय लगेगा और तुझे अभी 15 दिन के अंदर फ़ीस जमा करनी है। मैं सोच रहा हूँ कि तू एक बार अपने दोस्तों से बात कर ले, क्योंकि तेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं। उन्हें यह भी कहना कि दादाजी के पैसे मिलते ही मैं लौटा दूंगा। अगर वह दे देते हैं तो ठीक है, फिर देखेंगे आगे क्या होता है। रतन हाँ तो कह देता है, लेकिन उसके मन में अपने एडमिशन को लेकर चिंता बनी रहती है कि मैं MBA में एडमिशन करा भी पाऊँगा या नहीं। यही सब सोचते हुए वह अपने दोस्तों के पास जाता है और अपने दोस्तों से मिलकर पैसे की बात करता है। उसके 2 दोस्त उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एडमिशन की अंतिम तारीख में अभी 2 दिन बाकी थे। उसके दोनों दोस्त पैसे उधार में दे देते हैं, लेकिन अभी भी 50,000 रुपये की ज़रूरत थी। बैंक वाले भी लोन देने में बहुत देरी कर रहे थे। उसकी माँ उसकी परेशानी देखकर अपनी गहनों को गिरवी रखकर पैसों का इंतज़ाम करती है, लेकिन अभी भी 10,000 रुपये की ज़रूरत थी। रतन का एक और दोस्त उसकी परेशानी देखकर उसे 5,000 रुपये देता है, लेकिन बाकी के 5,000 रुपये कहाँ से आएंगे, यही सोचकर वह परेशान रहता है। दूसरे दिन अपने घर से थोड़ी दूर में देविया के मंदिर की सीढ़ियों में इसी चिंता में उदास बैठा सोच रहा था कि कल मैं एडमिशन कैसे करा पाऊँगा। मेरे पास पैसे पूरे भी नहीं हैं, कल अंतिम तारीख भी निकल जाएगी। हे माता रानी, मैं क्या करूं? क्या मेरा MBA करने का सपना टूट जाएगा? मुझे कुछ रास्ता नज़र नहीं आ रहा। तभी मंदिर की सीढ़ियों में दूसरी तरफ बैठा हुआ एक भिखारी उठकर उसके पास आता है और हाथ जोड़कर कहता है कि बाबूजी, मेरा सामान उधर रखा हुआ है, मैं कुछ देर में आ रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा। रतन अपनी धुन में उसे हाँ कह देता है। उसके हामी भरते ही भिखारी वहाँ से चला जाता है। रतन अपनी सोच में खोया हुआ रहता है। तभी उसकी नज़र सामने पड़ती है। एक बंदर भिखारी के थैले को खींच रहा था और कुछ निकालने की कोशिश कर रहा था। रतन जल्दी से दौड़कर बंदर को भगाता है। बंदर उसे देखकर थैले को छोड़कर भाग जाता है। रतन जैसे ही उस थैले को उठाकर उसकी जगह पर रखने जाता है, तभी उसकी नज़र थैले के अंदर पर पड़ती है। जब रतन की नज़र उस थैले के अंदर पड़ती है, वो बहुत ही आश्चर्य हो जाता है, क्योंकि उस थैले में नोटों से भरी हुई एक गठरी नज़र आती है जो बंदर के खींचतान से शायद खुल गया था। उसमें बहुत सारे पैसे रखे हुए थे। रतन यह सोचकर आश्चर्य हो जाता है कि एक भिखारी के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। वह यही सोचते हुए खड़ा रहता है कि भिखारी आने पर वह पूछेगा कितने पैसे उसके पास कहाँ से आए।
कुछ देर इंतज़ार करने पर भी भिखारी नहीं आता। तब रतन वहीं उसके सामान के पास बैठ जाता है। बैठे बैठे पता नहीं उसके मन में क्या विचार आता है। सोचता है कि कहीं देवी माँ ने मुझे मेरे सपने को पूरा करने के लिए कोई संकेत तो नहीं दिया है इस पैसे के द्वारा। वह भिखारी के पैसे को छूना नहीं चाहता था, फिर भी उसके मन में हल्का सा लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर मैं इसमें से अपनी ज़रूरत के पैसे निकाल कर ले लेता हूँ, जब मुझे बैंक से या दादाजी के पैसे मिल जाएंगे तो आकर मैं इस भिखारी को लौटा दूँगा। लेकिन भिखारी अब तक आया क्यों नहीं? इतना इंतज़ार करने के बाद भी जब रतन लालच और स्वार्थ में अंधा हो जाता है, क्योंकि उसके पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए और कोई रास्ता नहीं बचा था। वह चुपचाप इधर उधर देखता है कि उसे इन पैसों को लेते हुए कोई देख तो नहीं रहा है। इस तरह वह भी उस भिखारी की पोटली को थैले से निकाल कर चुपचाप अपने हाथ में पकड़े एक बैग के अंदर रख लेता है और वहाँ से चला जाता है। घर आने के बाद जब वह अपने कमरे में दरवाज़ा बंद करके उस पोटली को खोलता है तो उसमें 2 सोने के कंगन और 8,000 रुपये थे। वह उसमें से 5,000 रुपये निकाल लेता है और उस पोटली को, जहां उसके पिताजी की नज़र ना पड़े, ऊंचे ताक के ऊपर अपने बचपन के खिलौने वाले थैले में भरकर छुपा देता है कि कल जाकर उस भिखारी को अपनी मजबूरी बता देगा और उसे लौटा दूंगा। कुछ समय बाद रतन इस बात को भूल जाता है कि उसने किस तरह भिखारी के पैसे अपनी पढ़ाई के लिए निकाल लिए थे। वह MBA की पढ़ाई में जी जान से जुट जाता है और MBA की पढ़ाई में भी अच्छे नंबरों से पास होकर एक बहुत बड़ी कंपनी में उसे मैनेजर की नौकरी मिल जाती है। उसकी तनख्वाह बहुत अधिक होती है और रहने के लिए उसे बहुत बड़ा बंगला भी मिलता है, लेकिन वह अपने दादाजी के साथ अपने घर में ही रहता है। इस बीच अपने दोस्तों को वादे के मुताबिक उनके सारे पैसे लौटा देता है और अपनी माँ के गहने भी गिरवी से छुड़ा लेता है। एक दिन अचानक अपने कमरे में ऊपर वाली ताक में कुछ ढूंढते हुए थैले के अंदर गठरी नज़र आ जाती है और उसे सब याद आ जाता है। वह दूसरे दिन देवी माँ के मंदिर में जाता है उस भिखारी को उसके पैसे लौटाने के लिए, लेकिन जब वहाँ वह पहुँचता है तो वह भिखारी उसे कहीं नज़र नहीं आता है। मंदिर की सीढ़ियों के नीचे पूजा का सामान बेचने वालों की कुछ दुकानें थी। रतन वहाँ जाकर एक दुकान में उस भिखारी के बारे में पूछता है कि वह दुकानदार उसे बताता है कि बाबूजी क्या कहें, ज़माना कितना ख़राब हो गया है, इस बेचारे गरीब की ही बात को ले लो। वह बेचारा गरीब अपाहिज जो कभी किसी कंपनी में मजदूरी का काम करता था, एक दिन जब वह अपने साइकिल से काम पर जा रहा था कि सामने से आते हुए एक रईसजादे की कार ने उसे धक्का मार दिया, जिससे वह छिटक कर दूर जा गिरा। उसका पैर घुटने से पूरा अलग हो गया। वो रईसजादा तो वहाँ से भाग निकला, लेकिन इस बेचारे की एक टांग कट गई। उस कंपनी वाले ने भी इसे नौकरी से निकाल दिया, कहा कि उनकी कंपनी में अपाहिजों की कोई ज़रूरत नहीं है। बेचारा क्या करता, बीबी तो कुछ साल पहले मलेरिया की शिकार हो गई थी। घर में 2 बच्चे थे, एक बेटी ब्याह करने लायक हो रही थी और 10 बरस का एक बेटा जो अभी पढ़ रहा था। उसने कई जगह काम के लिए हाथ पैर मारे, लेकिन किसी ने भी उसे अपाहिज समझकर काम पर नहीं रखा। अंत में थक हार कर अपने बच्चों के लिए वह मंदिर की सीढ़ियों में बैठकर भीख मांगने का रास्ता अपनाया। यहीं बैठ जाया करता था। बहुत ही भला व्यक्ति था वह, कभी लोगों से मांगने के लिए हाथ नहीं फैलाता था। लोग अपनी मर्जी से ही उसे कुछ दे दिया करते थे। थोड़ा थोड़ा करके अपनी बेटी की शादी और बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे जमा कर रहा था, लेकिन इस बेचारे की किस्मत देखिए, यहाँ भी एक रईसजादे ने उसे धोखा दे दिया। उस गरीब को क्या मालूम था कि वह जिसको अपने सामान की रखवाली के लिए बोलकर अपने बच्चे की दवाई लेने जा रहा है, वही व्यक्ति उसके सारे पैसे चुरा कर ले जाएगा। उस दिन के बाद से मैंने उसे आज तक नहीं देखा। वह बेचारा कहाँ है, कैसे है, पता नहीं। बाबूजी, वह रईसजादा कितना निर्दयी और लालची होगा न, जो एक गरीब अपाहिज भिखारी के पैसे में भी उसको लालच आ गया। देवी माँ ऐसे व्यक्ति को कभी कोई सुख ना दें। रतन सदमे किसी हालत में दुकानदार से उस भिखारी के बारे में सुन रहा था। वह किस मुँह से बताता कि वह निर्दयी लालची व्यक्ति और कोई नहीं वह था। उसे इस बात का भी अफसोस हो रहा था कि उस दिन वह अपने ख्यालों में इतना खोया हुआ था कि उसे यह पता भी नहीं चला कि वह भिखारी एक अपाहिज है। वह चुपचाप वहाँ से देवी माँ को अपने किए गए गुनाहों की क्षमा मांगते हुए अपने घर की ओर उदास मन से लौट गया। उस दिन करवट बदलते उसकी रात कटी। बार बार दुकानदार की बातें ही उसके कानों में गूंज रही थी।
देवी माँ ऐसे निर्दयी लालची व्यक्तियों को कभी कोई सुख ना पहुँचाए। और आज जब वह नाश्ते के दौरान बातों बातों में अपने दादाजी को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर घर के सभी लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। वह चौंक कर वर्तमान में आ जाता है और देखता है कि दरवाजे पर उसका चपरासी भोलाराम खड़ा है। वह अपने आप को संयत कर उसे इशारे से बुलाता है और पूछता है, क्या हुआ? जब मैंने मना किया था कि कोई मुझे परेशान नहीं करेगा, तो फिर क्यों आए हो? भोलाराम विनम्र स्वर में कहता है कि साहब माफ़ करिए, लंच का समय हो गया है, आप खाना खाने नहीं जाएंगे क्या? इसलिए मैं बुलाने आया हूँ। नहीं भोलाराम, आज मुझे भूख नहीं है, क्योंकि सवेरे माँ ने ही खूब सारी पूड़ियाँ खिला दी थी। ऐसा करिए, आप खा कर आ जाइए, बस मेरे लिए एक कप चाय भिजवा दीजिए। भोलाराम कुछ पल के लिए उसके चेहरे को गौर से देखता है। ठीक है साहब, मैं अभी चाय लेकर आता हूँ, यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। शाम को जब ऑफिस की छुट्टी होने के बाद वह घर में जाता है तो कोई भी उससे बात नहीं करता। रात को जब वह खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठता है तो कोई भी वहाँ पर नहीं होता। माँ से पूछने पर वह बहुत रूखे स्वर में कहती है, दादाजी अपने कमरे में खा रहे हैं, गुड़िया ने खाना खा लिया है। यह कहकर उसके सामने खाने की थाली पटक कर चली जाती है। रतन बहुत ही दुखी मन से जैसे तैसे आधा खाना खाकर अपने कमरे में चला जाता है। रात भर वही इसी चिंता में गुजार देता है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं कि यह सब मुझे माफ़ कर दे। इसी चिंता में पूरी रात बिता देता है। अगले दिन उसी तरह वह अपने ऑफिस में जाकर केबिन में चुपचाप बैठा रहता है। भोलाराम की नज़र निरंतर उस पर रहती है। अचानक भोलाराम को बुलाकर उसे चाय लाने के लिए कहता है, क्योंकि 2 दिन से लगातार सोचते रहने के कारण उसके सिर में तेज़ दर्द होने लगा था। भोलाराम उसे चाय लाकर देता है और मुड़ मुड़ कर जब जाने लगता है तब वह ठिठक कर रुक जाता है। उसकी ओर देखते हुए हाथ जोड़ उससे कहता है कि साहब, मैं 2 दिन से देख रहा हूँ आप बहुत परेशान हैं। क्या बात है? मैं आपके बराबर का तो नहीं हूँ, लेकिन आपके पिताजी की उम्र का हूँ, इसलिए शायद अगर आप मुझे इस लायक समझकर अपनी परेशानी बताएं तो हो सकता है आपकी कुछ सहायता कर सकूं। और फिर दर्द बांटने से कम होता है। अगर आप अपनी परेशानी किसी और को नहीं बताएंगी तो उसका समाधान कैसे निकलेगा? रतन के अच्छे व्यवहार के कारण पूरे ऑफिस में उसे सब बहुत ही पसंद करते थे। वह सबका सम्मान करता था। कोई भी गलती होने पर वह किसी को डांटता नहीं था, प्यार से समझाया करता था। और भोलाराम, वह भले ही उसके पिताजी की उम्र का हो, लेकिन उसमें अपने प्यारे दादाजी की छवि नज़र आती थी, इसलिए वह उसे बहुत ही सम्मान देता था। कभी भी उस पर ऊंची आवाज़ से बात नहीं करता। जब उसके पूछने पर कि क्या कारण है आप इतने परेशान हैं, उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगते हैं। वह भूल जाता है कि सामने उसके ऑफिस का चपरासी खड़ा है और वह इस ऑफिस में मैनेजर है। भोलाराम भी भूल जाता है कि वह उसके साहब हैं। वह उनके पास जाता है और प्यार से उसके सर के बालों को सहलाने लगता है। कहता है कि क्या बात है, आप मुझे बेझिझक अपनी सारी बातें बता सकते हैं, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। रतन अपने आंसुओं को पोंछते हुए शुरू से अंत तक सारी कहानी भोलाराम को बता देता है, जिसे सन भोलाराम भी सकते में आ जाता है और सोचने लगता है कि इतना अच्छा व्यक्ति जो सबको सम्मान देकर बात करता है, सबकी मदद करता है, ऐसे व्यक्ति के हाथों इतना बड़ा गुनाह कैसे हो गया। खैर, जो भी परिस्थिति रही हो, पर इस समस्या का समाधान कैसे होगा, इस पर विचार करना चाहिए, नहीं तो साहब पश्चाताप की आग में जलते हुए पता नहीं अपने साथ क्या कर लें। यह सब सोचते हुए भोलाराम अपने मन में कुछ सोचने लगता है। रतन को कहता है, साहब, सबसे पहले तो आप अपने घर में जाकर अपने माँ और दादाजी के पैर पकड़कर माफ़ी मांगिए। वे दोनों आपसे बहुत प्यार करते हैं, ज़रूर वे पिघल जाएंगे और आपको माफ़ कर देंगे। उनसे पूछिए कि आप अपने किए गए इतने बड़े गुनाह की प्रायश्चित किस प्रकार करेंगे, वे ज़रूर आपको कुछ रास्ता दिखाएंगे। मैं भी आज रात भर सोचकर आपको कल बताता हूँ कि आगे क्या करना है। तब तक आप अपने मन को शांत रखिए। घर में पहुंचकर कपड़े बदलने के बाद जब बाहर आता है तो उसे अपनी माँ कहीं नज़र नहीं आती। गुड़िया, माँ कहाँ है? रतन अपनी बहन से पूछता है। तब दिव्या बिना उसकी तरफ देखे उससे कहती है कि माँ दादाजी के कमरे में है, आज सवेरे से दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है। रतन तुरंत दादाजी के कमरे में जल्दी से जाता है। तब वह देखता है कि उसकी माँ दादाजी को दवाई खिला रही हैं। दादाजी का चेहरा मुरझा गया था, ऐसे दिख रहे थे जैसे बरसों से बीमार हैं।
माँ भी वैसे ही दिख रही थी। उन दोनों के चेहरे को देखकर रतन का दिल चित्कार उठता है। वह अपने द्वारा किए गुनाह पर पश्चाताप करते हुए दौड़कर दोनों के पैर पकड़ लेता है और भरभरा कर रोते हुए कहता है, माँ, दादाजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। पता नहीं मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। मैं इतना भी नहीं जान पाया कि मैं क्या कर रहा हूँ, उस गरीब पर क्या बीतेगी, यह भी मैं समझ नहीं पाया। मैं तो अपने MBA करने की धुन में इतना अंधा हो गया था कि मुझे कुछ दिखा ही नहीं। आप मेरे इतने बड़े गुनाह की सज़ा जो भी दें मुझे मंजूर है। आप मुझे जी भर कर मारिए, लेकिन अपने से अलग मत करिए। यह कहते हुए रतन बिलख बिलख कर रोने लगा। रतन अपने माँ और दादाजी के पांव पकड़कर अपने किए गए गुनाहों का पश्चाताप करते हुए रोने लगता है और अपने किए पर माफ़ी मांगता है। उसे इस तरह रोता हुआ देखकर माँ और दादाजी भी रह नहीं पाते, वह भी रोने लगते हैं। माँ उसके सिर को सहलाते हुए कहती है, बेटा देख, तेरे दादाजी तेरे कारण ही 2 दिन में कैसे दिखने लगे हैं। तेरे पिताजी को तो किसी की कोई फिक्र ही नहीं होती है। हम सब तेरे ही आसरे जी रहे हैं, लेकिन तू भी इस तरह का ऐसा काम करेगा हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। रतन फिर भी रोए जा रहा था। तब दादाजी ने उसे उठाकर अपने सीने में लगा लेते हैं और कुछ देर बाद जब वह शांत हो जाता है तो दादाजी उसे अपने पास बिठाकर समझाते हुए कहते हैं, देख बेटा, तूने जो किया उसकी सज़ा हम क्या, अगर भगवान भी तुझे दे तो वह भी कम होगा, क्योंकि तूने एक भिखारी के भीख को चुराया है। आज तू जहाँ पर खड़ा है, तुझे जो कुछ मिला है वह उसी भिखारी के रुपयों के कारण ही मिला है। तुझे मिलने वाली सारी चीज़ों पर उस भिखारी और उसके परिवार का अधिकार है। अगर तेरे मन में पश्चाताप की भावना आ रही है तो तुझे इसका प्रायश्चित करना होगा। क्या करना है उसके लिए तू स्वयं ही समझदार है। सोच समझ कर जो भी करेगा, हम तेरे साथ हैं। दादाजी के समझाने पर रतन का जी बहुत हल्का हो गया। उसने अपने मन में ठान लिया कि उसे क्या करना है। दूसरे दिन वह भोला राम को बुलाकर उसने जो कुछ भी सोचा था उसे बताता है। ऑफिस से दोनों 2 दिन की छुट्टी ले लेते हैं। भोला राम के साथ मिलकर दोनों मंदिर की ओर निकल पड़ते हैं और अलग अलग दिशा में जाकर उस भिखारी के बारे में पूछने लगते हैं। बहुत मुश्किल से उन्हें एक व्यक्ति द्वारा भिखारी के घर का पता मिलता है। वह अपने घर जाकर अपनी माँ और दादाजी से कुछ कहता है, जिसे सुन उसके माँ और दादाजी बहुत खुश हो जाते हैं और उसे ढेर सारी दुआएं देते हैं। तभी उसके पिताजी उसे देखकर चिल्लाने लगते हैं, मैंने तुझे घर से निकाल दिया था, फिर क्यों तू आ गया। दादाजी सामने से आकर कहते हैं, बेटा, यह मत भूल कि यह घर तेरा नहीं मेरा है, इसलिए अगर घर से कोई जाएगा तो तू जाएगा। अगर तुझे हमारे साथ नहीं रहना है तो तू कहीं और चला जा, और नहीं तो चुपचाप हमारे साथ रह। यह सुनकर उसके पिताजी वहाँ से चले जाते हैं। रतन भोला राम को अपने घर बुला लेता है। वह अपनी माँ, दादाजी और बहन दिव्या के सामने अपनी योजना को बताता है। वह सब सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। वह भोला राम को कुछ बातें समझाकर भेज देता है कि तुम कल ठीक 10 बजे माँ को लेकर उस भिखारी के घर में पहुँच जाना, मैं भी तुम्हें वहीं मिलूंगा। दूसरे दिन रतन एक घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर साधारण सी दिखने वाली एक लड़की दरवाज़ा खोलती है। उसे देखकर आश्चर्य होता है और पूछती है, बाबूजी, आप किससे मिलने आए हैं? तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। बाबा सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं। क्या हुआ? अपने काम से लौटते समय एक छोटी सी नाली पार करते हुए गिर पड़े, जिससे उनके कटे हुए पैर में चोट लग गई। मेरे बहुत समझाने के बावजूद भी वह अस्पताल में जाकर इलाज नहीं करवाया, लेकिन कुछ दिन बाद घाव पक गया। मैंने माँ की कसम दी, तब जाकर वह अस्पताल गए, लेकिन डॉक्टर ने छोटा सा ऑपरेशन के लिए कहा है। मैं उन्हें अस्पताल में भाई के साथ छोड़कर कुछ सामान और पैसे लेने आई थी। अचानक कहते कहते चौंक जाती है और फिर उसकी ओर देखते हुए पूछती है, आप कौन हैं जो बाबा के विषय में इतनी पूछताछ कर रहे हैं? अपना सच छुपाते हुए रतन कहता है, तुम्हारे बाबा पहले जहाँ काम करते थे वहीं मेरे एक दोस्त के पिताजी भी काम करते थे, जिन्हें मुसीबत के समय तुम्हारे बाबा ने बहुत मदद की थी। उन्हें बहुत देर बाद तुम्हारे बाबा की हालत के बारे में पता चला। उन्होंने तुम्हारे बाबा की बहुत तलाश भी की, लेकिन उन्हें तुम लोग नहीं मिले। वे लोग तो अब यहाँ नहीं हैं, अपने गांव चले गए, लेकिन जाने से पहले मेरे दोस्त के माँ और पिताजी ने मुझसे यह वादा लिया था कि तुम्हारे बाबा को मैं तलाश करूं और यहाँ उनका जो मकान है वह तुम्हारे पापा को सौंप दूं। उन्होंने कुछ पैसे भी तुम्हारे बाबा की मदद करने के लिए दिए हैं। मैं कई दिनों से तुम लोगों को तलाश कर रहा था। पता मिलने पर मैं यहाँ आया उस घर में ले जाने के लिए,
लड़की अविश्वास भरी नज़रों से उसे देख रही थी। रतन समझ जाता है कि आज के ज़माने में इस तरह कोई भी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करेगा, इसलिए वह अपनी योजना के अनुसार अपनी माँ और बहन को भी साथ आने के लिए कहा था। वह उसे देखते हुए कहता है, मुझे मालूम है तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर रही हो क्योंकि ज़माना ही बहुत ख़राब है। हाँ साहब, ज़माना तो सचमुच बहुत ही ख़राब है, वरना मेरी माँ के कंगन और मेरे पिताजी के पैसे एक रईस ज़्यादा क्यों चुरा कर ले जाता। यह सुनकर रतन को ऐसा लगता है जैसे अभी धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए। वह बहुत ही शर्मिंदा होता है। वह अपने आप को संभालते हुए कहता है, तुम मुझ पर विश्वास करो ना करो, लेकिन तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए मैं अपनी माँ और बहन को भी साथ आने के लिए कह रखा है। वे लोग आते ही होंगे। तभी रतन की माँ और बहन भोलाराम के साथ आ जाते हैं। उसे समझाते हुए रतन की माँ कहती है, बेटा यह जो कह रहा है वह सच है, तू हम पर विश्वास कर और हमारे साथ अपने नए घर में चल। उसकी माँ प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसका नाम पूछती है। तब वह अपना नाम शारदा और भाई का नाम शैलेंद्र बताती है। भोलाराम अपने साथ आए हुए साथी के साथ रतन की माँ, बहन और शारदा को रतन के ऑफिस वाले बंगले में रहने के लिए भेज देता है। रतन शारदा की ओर देखकर कहता है, तुम अपने पिताजी की चिंता मत करो, तुम माँ और दिव्या के साथ जाओ, मैं और भोलाराम तुम्हारे पिताजी का ख्याल रखेंगे। शारदा झिझकते हुए हाँ कह देती है। उसके जाने के बाद रतन भोलाराम से कहता है वह शारदा के पिताजी को अस्पताल से छुट्टी कराकर उस नर्सिंग होम में ले जाए जहां उसने पहले से बात कर रखा है, जो कि उसके दोस्त के पिताजी का है। अगले 2 दिनों में शैलेंद्र का भी एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवा देता है। कुछ दिन बाद रतन के बंगले के सामने एक गाड़ी रुकती है और उसमें से वही भिखारी अपने पैरों से चलकर आश्चर्यचकित नज़रों से देखते हुए उस बंगले में प्रवेश करता है। दोनों बच्चे उसे अपने पैरों से चलकर आते हुए देखकर प्रसन्नता से रोने लगते हैं। भोलाराम भी पीछे पीछे उसका सामान लेकर आता है। दोनों बच्चों के पूछने पर कि बाबा आप कैसे अपने पैरों पर चल रहे हो, आपका तो एक पैर कट गया था ना। पता नहीं बेटा वो कौन महान व्यक्ति है जिसने मुझ भिखारी पर इतना उपकार किया। उसने मेरे पैरों का ऑपरेशन करवा कर मुझे दोनों टांगों में चलने लायक बनाया और देखो हमें रहने के लिए इतना अच्छा घर भी दिया। भगवान उसके सारे सपने को पूरा करे, उसे ढेर सारी खुशियाँ मिले। अगर वह व्यक्ति मुझे कभी मिल जाए तो मैं उसकी चरण धोकर पीऊँगा जिसने मुझे फिर से अपने दोनों टांगों पर खड़ा कर दिया। और रतन दरवाजे के ओट में खड़ा सब कुछ सुन रहा था और उसकी आंखों से आंसू टप टप गिर रहे थे। घर आकर रात भर सोचने के बाद सवेरे अपने माँ और दादाजी से कहता है, माँ दादाजी मैंने शारदा के लिए कुछ सोच रखा है, अगर आप लोगों की मर्जी हो तो मैं कुछ बोलूँ। बेटा तू जो कह रहा है वह मैं समझ गया, मुझे भी अपनी बहू का इंतज़ार रहेगा। यह कहते हुए रतन की माँ प्यार से उसके सर पर हाथ रखती है। लेकिन बेटा पहले तू उसके पिताजी से अपने किए की माफ़ी मांग ले और उन्हें सारी सच्चाई बता दे। उनके माफ़ करने पर ही तेरी प्रायश्चित पूरी होगी, नहीं तो तुझे जीवन भर पश्चाताप की आग में जलना पड़ेगा। दादाजी उसे समझाते हुए कहते हैं। रतन के मन में एक अजीब सा सुकून था। उसने ठान लिया था कि अब वह अधिक देरी नहीं करेगा। वह पैसों और सोनों के कंगन वाली पोटली को लौटाते हुए उनसे माफ़ी मांगेगा। दूसरे दिन रतन यह सोचते हुए उस भिखारी के पास माफ़ी मांगने चल पड़ता है। वहां पहुंचने पर वह दरवाज़ा खटखटाता है तो शिल्पा दरवाज़ा खोलती है। शिल्पा रतन को अपने बाबूजी के पास लेकर जाती है और रतन के तारीफों के पुल बांधने लगती है। शिल्पा के बाबूजी रतन को बैठाते हैं और कहते हैं, बेटा तुम मेरी ज़िंदगी में एक फरिश्ता बनकर आए हो, मैं तुम्हारा एहसान कभी जीवन में नहीं चुका सकता। और बेटा मेरे साथ काम करने वाला वह कौन व्यक्ति था जिसे मैंने पैसे दिए थे, मुझे तो खुद भी याद नहीं है। बाबूजी आप मुझे फरिश्ता मत कहिए, अगर आप मेरी सच्चाई जानेंगे तो मुझसे नफरत करने लगेंगे। यह सुनकर शिल्पा और उसके बाबा दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वह पूछते हैं, बेटा तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। रतन शुरू से लेकर अंत तक की सारी सच्चाई उन्हें बता देता है और बाबूजी के हाथ में उनकी पत्नी के कंगन और वह पैसे देते हुए उनके पैरों में गिर जाता है कि हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। शिल्पा की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगती है। वह गुस्से से तमतमा जाती है, लेकिन बाबूजी को मुस्कुराते हुए देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाती है। वह पूछती है, बाबूजी आप इनकी इतनी बड़ी गलती पर मुस्कुरा रहे हैं। बाबूजी कहते हैं, बेटा हम किसी का बुरा या भला करने वाले कौन होते हैं, हमें तो वह ईश्वर सिर्फ माध्यम बनाता है।
मेरे माध्यम से तुम्हें MBA कंप्लीट करना लिखा था और तुम्हारे भाग्य में अच्छी नौकरी लिखी थी, और तुम्हारे माध्यम से मुझे घर और अपने पैरों पर चलना लिखा था। नहीं तो मैं उतने पैसे और कंगन मेरे पास रहते हुए भी ना कभी इतना बड़ा घर और ना ही अपना ऑपरेशन करवा पाता। बेटा, हम एक दूसरे के माध्यम बने क्योंकि हमें एक दूसरे से जुड़ना लिखा था। अगर तुम्हारे मन में खोट ही रहता तो तुम अपने लक्ष्य पर पहुंचने के बाद मेरी मदद क्यों करते, मुझे क्यों ढूंढते? लेकिन इसका मतलब है कि ईश्वर ने तुम्हारा कार्य सिद्ध होने के लिए मुझे चुना, और जब तुम इस लायक हो गए कि मेरी मदद कर सको तो तुम्हारे घर वालों के माध्यम से मुझ तक पहुंचवा दिया। बेटा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अब तो बस एक ही बात की चिंता है कि शिल्पा की शादी के लिए कोई अच्छा सा लड़का देख लूँ। रतन ने कहा, बाबा, अगर आप मुझे शिल्पा के योग्य समझे तो मैं। नहीं नहीं बेटा, प्रायश्चित के बंधनों में बंधकर रिश्ते नहीं निभाए जाते। नहीं बाबा, शिल्पा मुझे पसंद है, मैं शिल्पा को दिल से अपनाना चाहता हूँ। मेरे माँ और दादाजी को भी शिल्पा बहू के रूप में पसंद है। शिल्पा यह सुनकर शर्मा कर अपने कमरे में चली गई। शिल्पा के बाबा ने कहा, बेटा, अगर तुम शिल्पा को अपनाओगे और इस घर के दामाद बनोगे तो मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। यह कहते हुए उन्होंने रतन को गले से लगा लिया। रतन के माँ और दादाजी से बात करने के बाद शिल्पा और रतन की शादी धूमधाम से संपन्न हो गई। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।